महंगी बिजली खरीदने के लिए इनके पास पैसा है, पर जब छात्रों की बात आती है, बिहार के भविष्य की बात आती है, तो ये बोलते हैं भैया पैसा नहीं है इनके पास। हजारों करोड़ की धांधली हो जाएगी इनकी नाक के नीचे, वो धांधली करने के लिए पैसा है। साल दर साल तटबंध के निर्माणों के लिए इनके पास पैसा आ जाता है, और एक साल में पहली बारिश आते ही वो तटबंध टूट भी जाता है, और पुनः अगले साल हजारों करोड़ की राशि पुनः रिलीज की जाती है उन्हीं बंधनों के पुनः निर्माण को लेकर। ये सब पैसा कहां से आ जाता है? और भाई आप प्रायोरिटाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? बिहार के युवा, बिहार के छात्र आपकी प्राथमिकता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है कि नहीं है, या पूर्णतः आप युवा विरोधी हो गए? आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि भाई कौन सी योजना में पहले आपको पैसा देना है। बजटिंग इसी को तो कहा जाता है। आप क्या बजट आप बनाते हैं? आप अगर बिहार का भविष्य ही बर्बाद कर दीजिएगा, छात्रों का भविष्य ही अगर आप अंधेरे में डाल दीजिएगा, तो किस उज्जवल बिहार के भविष्य के निर्माण की आप कल्पना कर रहे हैं? तो जब ये बोलते हैं कि पैसा नहीं है, ये पैसा देन चलता है इनके भ्रष्टाचार की, और ये पैसा देन में जाता है इनके अधिकारी और इनके नेताओं की जेब। अनुसूचित जाति का पैसा कहाँ गया? भाई बताया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कहाँ गया? ये तो जांच होनी चाहिए ना। कैग की रिपोर्ट तो कहती है कि कई और विभागों में इनका पैसा गया है, पुल पुलिया के निर्माण में पैसा गया है, सड़कों के निर्माण में वो पैसा गया है, पर क्या वो सही में उन निर्माण के कार्यों तक भी पहुंचा? भाई अगर आपको निर्माण के कार्यों में भी इस फंड का अगर आपको इस्तेमाल करना है, तो ये अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ी हुई योजनाओं के निर्माण में इस्तेमाल होना चाहिए। क्या ये संविधान की हत्या नहीं हो रही? 15 साल से कि आप एक कानून का उल्लंघन करते राशि को जिस योजना में इस्तेमाल करना चाहिए उस योजना के अलावा आप बाकी योजनाओं में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? चिराग जी, एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि पूर्णिया रैली की है। इसमें एक युवक जो है पलटू चाचा कहकर नीतीश कुमार को बुला रहे, कहा जा रहा है वे आरजेडी के कार्यकर्ता है, सहयोगी दल है आरजेडी। क्या लगता है कि उनके कार्यकर्ता भी नीतीश? तो भाई ये टर्मिनोलॉजी किसने दी? हम लोगों ने तो नहीं दी ना। ये शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? भाई देखिए, मैं वैसे भी मैं शब्दों की मर्यादा में रहकर अपनी बातों को रखने का हमेशा प्रयास करता हूं, और मैं हमेशा पक्षधर हूं कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा कभी गिरनी नहीं चाहिए। असंवैधानिक, अनपार्लियामेंट्री मैं नहीं बोलूंगा, बट कई ऐसे शब्द हैं जिसका राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अनपार्लियामेंट्री शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये शब्द किस कैटेगरी में आता है, बट हैविंग सेड दैट, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूं, बट व्यक्तिगत तौर पर मैं कभी भी उनको किसी भी ऐसे शब्दावली से पुकारना नहीं चाहूंगा। मुझे उस वक्त भी एतराज था कि क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो स्वाभाविक है कि उनके कार्यकर्ता होंगे, क्योंकि उनके नेताओं ने ही इस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया था। 2017 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन को छोड़कर पुनः वापस एनडीए गठबंधन में गए थे, तो उस वक्त प्रमुखता से इन शब्दों का, इस पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए किया गया था। तो आज अगर उसी रैली में भाई नेता मिल जाते हैं बट कार्यकर्ता नहीं मिल पाते हैं ना, और इस भ्रम में नेता जीते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा था, जब पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो कई ऐसे स्थानीय क्षेत्रीय दल हैं जो दावा कर रहे थे कि भैया एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है। क्या हो गया? अखिलेश जी और मायावती जी के मिलने के बावजूद, सपा बसपा के एक साथ आने के बावजूद उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणाम तो हम लोगों ने देख लिया ना। कारण क्या? नेता मिल गए, कार्यकर्ता तो जमीन पे नहीं मिल पाया ना। इसको अगर राजनीतिक भाषा में कहा जाए, दल मिल जाते हैं, दिल नहीं मिल पाते। यही यहाँ पर भी हो रहा है भाई, नेता, और यहाँ पे तो भाई नेता भी नहीं मिल पाए। विडंबना तो इस बात की, नेता तक नहीं मिल पाए। मुख्यमंत्री जी 2.5 घंटे तक इंतजार करते हैं उप मुख्यमंत्री कार्यक्रमों में। मुख्यमंत्री जितनी बार ये बोलते हैं, इससे पहले था क्या? हम ही ना सब काम किए हैं। इससे पहले कुछ था, इससे पहले कुछ काम होता था। जब मुख्यमंत्री ये बात करते हैं तो वो अपने उप मुख्यमंत्री के नेताओं के ऊपर ही टिप्पणी करते हैं ना। किस पे करते हैं? वो 70-75 के दशक की बात तो नहीं कर रहे मुख्यमंत्री। विकल्प किसका बन के आए थे? 90 के दशक का विकल्प बन के आए थे, तो उन्हीं पर उंगली उठाते हैं। तो यहाँ तो भाई नेता भी नहीं मिल पाए, तो कार्यकर्ता तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, और इसका खामियाजा अगले विधानसभा के चुनाव में भी देखिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ नेगेटिव वोटिंग होती है,
नेगेटिव वोटिंग होती है। आपने जिनके ऊपर प्रताड़ित, जिन लोगों को प्रताड़ित किया, आज आप सोचिए कि आप साथ में मिल गए हैं तो वो लोग भी एक साथ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए नेगेटिव वोटिंग उपचुनाव क्या में लग भी रहा है अपने सरकार विधानसभा चलेगी, जो सरकार है चलेगी क्या दोनों तरफ? और जो सरकार अभी है बिहार सरकार चलेगी क्या? आरजेडी के विधायक लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता ये सरकार चले नहीं चले, मेरा ध्यान भी केंद्रित नहीं है। पर जब तक ये सरकार है तब तक तो आप बिहार और बिहारियों के बारे में सोचिएगा ना सर। जब तक भी आप हैं, मैं ये मान के चलता हूँ, मैंने तो हर बार बोला भैया कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, और मैं आज भी मानता हूँ कि अनुसूचित संभवतः लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे भाई। और मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि बिहार में आपराधिक गतिविधियां जिस तरीके से चरम सीमा पर है, इस बात का संज्ञान ले। कितनी और हत्याओं का कोई इंतजार करेगा भैया? बिहार में जिस तरीके से एक अराजक माहौल उत्पन्न हुआ है, हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से भी पीछे मिलकर आए थे कि भाई राष्ट्रपति शासन की सिफारिश आप कीजिए। तो जो एक अराजक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, पहली बात तो मुझे लगता है कि घटक दलों में ही मतभेद इतने उत्पन्न होते जा रहे हैं धीरे धीरे कि संभवतः ये सरकार खुद ही ना गिर जाए। पर अगर ऐसे ही अराजक परिस्थिति उत्पन्न होती रही तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा कोई विकल्प बहुत बचेगा। अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं। चिराग जी, कल 8 घंटे तक पूछताछ की है, सीबीआई ने पूछताछ की है ऋषि सूर्या को लेकर, और आज पूरे बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे आम आदमी पार्टी के कारण। सीबीआई की कार्रवाई कहीं अगला कार्रवाई नहीं है, सीबीआई करवा जो कह रही है कि बीजेपी करवा रही है। भाई अलग अलग समय में हर राजनीतिक दलों ने ऐसे संस्थानों के ऊपर उंगली उठाई है जब ये हमेशा आरोप लगाए गए कि जो ऐसी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग सत्ताधारी दलों के द्वारा किया जाता है। मैं ये मानना चाहूंगा कि ये सब स्वतंत्र एजेंसीज हैं और इंडिपेंडेंटली, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इंडिपेंडेंटली ये लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं। आज की तारीख में जरूर प्रमुखता से ये आरोप लगाए जाते हैं कि केंद्र की सरकार इन केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, पर मैं याद दिलाऊं, सबसे पहले ये विषय यूपीए की सरकार में ही सामने आया था जब सीबीआई को तोता कहा गया। तो ये आरोप प्रत्यारोप हर सरकार ने, आज जो विपक्ष में है वो सत्ता पे लगा रही है, कल वो विपक्ष में थे वो उस वक्त सत्ता में लगा रहे थे, हर सरकार ने एक दूसरे के ऊपर लगाए। पर ये इन संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि अपनी विश्वसनीयता को ये लोग बरकरार रखें। दोष किसी पे भी लगे, निष्पक्ष तरीके से जांचो, दोषी पे कार्रवाई हो, जो दोषी नहीं। शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग हो रही है। भाई मुझे नहीं पता कि टारगेट के तहत ये कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही। चिराग जी, शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग हो रही है अभ्यर्थियों द्वारा। एसटीटी, सीटीटी अभ्यर्थी अभी हजारों की संख्या में पैदल मार्च भी आज कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? 7वें चरण की भी बहाली उसमें है और 4 लाख, मतलब कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम ये बहाली पर मतलब तुरंत निर्णय देंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाई आप तो शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हटाएं। जो समस्या की जड़ में है, समाधान तो तभी निकलेगा ना भाई जब ये समाधान यात्रा की बात करते हैं। तो जो समस्या की जड़ है, शिक्षा मंत्री, फलाना मंत्री, ढिमकाना मंत्री से क्या लेना देना भैया? जब नीति निर्धारक खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अकेले चलने की राजनीति पर वो काम करते हैं, रणनीति पर वो काम करते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा एक के बाद एक धांधलियां भी सामने उजागर हुई है और जिस तरीके से भर्तियों को भी लेकर यहाँ पे एक अनियमितता देखी गई है। भाई सीटेट के छात्र अभ्यर्थी हो, बीटेट के अभ्यर्थी हो, विभिन्न विभागों से जुड़े हुए हो, उसकी मूल पे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही आदेश है ना। तो ऐसे में जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, तब तक इनकी मांगों का समाधान इनके पास सिर्फ लाठी है, उसके अलावा कोई जीतन राम मांझी ने एक मुख्यमंत्री चेहरा बताया है। आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि बिहार से ज्यादा दिल्ली में आपराधिक घटनाएं होती है, केंद्र सरकार उसको क्यों नहीं देखती है? And my crime is lesser than yours, इसका मतलब हमारे ऊपर सवाल नहीं उठने चाहिए। ये इनकी सोच है। कैसी सोच है भैया ये? मेरा गुनाह अगर आपके गुनाह से छोटा हो जाता है, इसका मतलब ये कि मेरा गुनाह गुनाह ही नहीं है। भाई ये दलील कानून में जाकर दीजिए, न्यायालय में खड़े होकर बोलिए कि भाई उसने तो 4 लोगों को गोली मारी, उसको तो सजा होनी चाहिए। हम तो भाई एक को गोली मारे, हमने तो एक हत्या की। चिराग जी, तो हमारी हत्या
हत्या की श्रेणी में नहीं आनी चाहिए। कैसे कैसे तर्क ये लोग देते हैं? हकीकत है भैया, आज की तारीख में बिहार इन लोगों से समझ नहीं। इन लोगों ने अपराधियों को संरक्षण देते देते उन लोगों को इतना बड़ा कर दिया है कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री या उनकी पार्टी के नेता स्वयं भी चाहेंगे तो अब ये लोग अपराध या अपराधियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप ये लोग ऐसे बयान सर, जिस तरह अनुसूचित जाति और जनजाति सर अनुसूचित जाति और जनजाति हत्या हो, पार्टी आपसे केस करेगी या किनको जमा डालेंगे भाई? जांच का विषय है भैया, हम तो शुरू से बोलते आए हैं जांच की आंच जिसके भी दरवाजे तक जाए, कोई भी हो भैया, नोबडी इज बियॉन्ड लॉ, राइट? कानून के नीचे तो सब एक जैसे है ना, तो जांच की आंच जहां तक जाएगी कानून भाई बढ़िया सुझाव। मांझी जी ने अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा चिराग पासवान जी भाई बताइए 100 सीटों पे समय देंगे जो खुद नेता विपक्ष की भूमिका में नहीं आ पा रहे, वो लोग 100 पे समेटने की बात कर रहे हैं। और कैसे समेटेगा भैया? मैं भी तो जानना चाहता हूँ। मुझे उनके बयान से ऐतराज नहीं है, पर जितनी बार वो ये बातें बोलते हैं व्यक्ति विशेष का विरोध दिखता है भाई। और कांग्रेस में ये गलती है या महागठबंधन के नेताओं में ये गलती है? आप अपना विजन तो बताइए भैया कि आपका विजन क्या है। आज अगर मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विरोध करता हूं तो उनकी खामियों को उजागर करने के साथ साथ मैं समाधान में विकल्प भी देता हूं कि भैया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कैसे हम लोग एक विकसित बिहार का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, या जहां जहां गलतियां हुई है कैसे हम लोग उसको सुधार सकते हैं। आई गिव यू एन ऑल्टरनेटिव। आपका ऑल्टरनेटिव क्या है महागठबंधन के नेताओं का? बताएं भाई। जब ये बोलते हैं 100 मोदी भी आ जाएंगे तब भी कुछ नहीं हो पाएगा भाई, तो इसका मतलब आपको सिर्फ एक व्यक्ति से ऐतराज है ना। आपने ना उनकी नीतियों पर उंगलियां उठाई, क्यों नहीं आप महंगाई भ्रष्टाचार इन सब बातों पर आप बोल रहे हैं? आप सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर आप आरोप कर रहे हैं। इनकी महागठबंधन की रैली जो इन्होंने गृह मंत्री जी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए की थी, भाई क्या जरूरत है उस रैली का? सत्ता में है आप हैं, सत्ता में रहते हुए लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं भाई, ये तो पहली बार सुनने को मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है, खुद को आप लोग दिखाना चाह रहे हैं कि सर अनुसूचित जाति और उस रैली में भैया ये गंभीर बातें सुनिएगा इसको गंभीरता से। आपके सवाल को मैं जरूर दूंगा अपनी बातों में समाप्त करने का। उस रैली में मुझे बताइए इन लोगों ने बिहार को लेकर क्या विजन दिया, बताइए मुझे। मैंने एक एक नेता के भाषण को उस दिन सुनने का मैंने प्रयास किया, बिकॉज मैं भी सुनना चाहता हूँ भैया कि सत्ताधारी पार्टी के पास क्या विजन है, क्या इन्होंने विजन दिया। मुख्यमंत्री ने अपराध को लेकर, अपराध को नियंत्रित करने को लेकर अपने भाषण में क्या बातें कही, या मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार, दलित महादलित, भाई अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल होता है संविधान में। आप संविधान की हत्या नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं इस तरीके की बंटवारे की राजनीति को प्रोत्साहन देकर? तो भाई ये लोग हैं। आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप विकास का विजन आप सामने रखिएगा, वो विजन है नहीं। किसी भी नेता का भाषण सुन लीजिए, मुख्यमंत्री को चिंता है कि भैया मांझी जी कहीं चले ना, उनको पकड़ रहे हैं, खुले मन से प्रलोभन दे रहे हैं कि आपको जो चाहिए भैया हम आपको देंगे। ये प्रलोभन की राजनीति नहीं है तो और क्या है भैया? कि आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, पर आप कहीं जाइएगा मत। आपके विचार सिद्धांत कोई मायने नहीं रखते, आपको जो चाहिए हम देंगे, आप जाइएगा मत, क्योंकि एक नेता हमारे छोड़ के चलेगा। तो भाई उस मंच बिहार बिहारियों के लिए क्या था? तो जब सामने खड़े हुए युवा जब ऐसा विरोध करते हैं तो वो विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि आक्रोश को ये लोग समझ नहीं पा रहे। मांझी जी ने अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा माइनॉरिटीज के लिए नीतीश कुमार माइनॉरिटीज के उत्थान योजना, कर्ज योजना को बंद कर रही है, इस पे आपका क्या कहना है? और माइनॉरिटीज का पूरा देश तो जवाब दें ये लोग। अल्पसंख्यक समाज भी हमारे देश का ही एक मजबूत अंग है कि नहीं है जी? और भाई आप लोग तो जान ही जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो सो कॉल्ड समीकरणों की राजनीति की है। मैं नहीं मानता भैया जात पात धर्म मजहब में, पर आप लोगों ने तो खुले मन से घोषणा करके, इनके घटक दलों ने खुले मन से घोषणा की है ना कि भाई हम MY समीकरण बना रहे हैं, समीकरणों की राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री खुद लव कुछ कोई कुर्मी क्या क्या नहीं करते रहते। तो भाई क्या कर लिया आप लोगों ने? आज की तारीख में जो लोग बोलते हैं कि समाज के एक वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है, तो भैया बिहार में 32 साल से आप ही लोग तो बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं वो समाज मुख्य धारा के साथ जुड़ गए? वो अनुसूचित जाति जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग हो, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोग हो। और जब मैं अल्पसंख्यकों की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा,
मैं सिखों की भी बात कर रहा हूँ, मैं जैन समुदाय से आने वाले लोगों की भी बात कर रहा हूँ, मैं हर वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ। क्या कर दिया आप लोगों ने उनको मुख्यधारा के साथ जोड़ने के लिए? तो आपकी कथनी करनी में, आपकी कथनी करनी में फर्क दिखता है। वोट बैंक की राजनीति जो लोग करेंगे उनका हर सही होगा, तीसरे नंबर की पार्टी बने रहेंगे और कृपा पर मुख्यमंत्री। मांझी जी ने एक मुख्यमंत्री चेहरा बताया है। मांझी जी ने एक मुख्यमंत्री का नाम चेहरा बताया अपने बेटा को लेकर, तेजस्वी और नीतीश कुमार को। वह दलित भी हैं, आप कैसे देखते हैं? भाई ठीक है, हर कोई चाहता है कि अपने घर के लोग आगे बढ़े। माइक उठाइए। सुधाकर सिंह ने भाई मुझे नहीं पता कि किस परिवेश में लोग ये बातें कर रहे हैं। इन सवालों से या ऐसी टिप्पणी करने से, इधर भैया, ऐसी टिप्पणियां करने से बिहार और बिहारियों को भी फर्क पड़ता है क्या? जब ये लोग इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, क्या ये ज्वलंत विषय है आज की तारीख में बिहार में? बिहार में किसान भैया 150 दिनों से बैठे हुए बक्सर में, उस पर किसी को टिप्पणी नहीं करनी। बिहार में छात्रों के ऊपर लाठियां चल रही है, उस पर टिप्पणी नहीं करनी। ये सब ध्यान भटकाने वाले विषय, ज्वलंत विषयों पर ध्यान केंद्रित बिहार के नेताओं का रहना चाहिए। ये